आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 338 ए के द्वारा की गई है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। आयोग राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और यह जब भी आवश्यक समझे इसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है पहले का ए वाला, यानी राष्ट्रपति। दूसरा प्रश्न है आपका, जब संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध होता है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता रिक्त स्थान किसके द्वारा की जाती है? उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, लोकसभा में विपक्ष के नेता। संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति आहूत करता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष या उसकी भी अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति करता है। यानी वैसे तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा और मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष, और मान लीजिए उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो है राज्यसभा का जो उपसभापति है वो इसको बैठक की अध्यक्षता करेगा। देखिए, ज्वाइंट सीटिंग का जो प्रावधान है वो आपके संविधान के अनुच्छेद 108 में वर्णित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सेकंड का बी वाला, ये लोकसभा अध्यक्ष। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। एक तरफ विषय दिए हुए हैं और दूसरी तरफ संबंधित अनुच्छेद है। यह सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी पूर्व संवैधानिक कानून के तहत संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 135। उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए निर्देश या आदेश या रिट जारी करने के लिए, अनुच्छेद 226। संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु, अनुच्छेद 246। यह पूर्व संविधान कानूनों के लागू रहने से संबंधित है, अनुच्छेद 254। देखिए, आपका पहला वाला युग्म सही है। अनुच्छेद 135 सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी पूर्व संवैधानिक कानून के तहत संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है। वहीं अनुच्छेद 26 जो है उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए निर्देश या आदेश या रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो यहां पर आपका बी वाला भी सही है, आपका सी वाला भी सही है। अनुच्छेद 246 संसद और राज्यों के विधानमंडलों अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु से संबंधित है। तो यहां पर आपका सी वाला ये भी सही है। अब देखिए, यहां पर अनुच्छेद 254 के बारे में लिखा गया है, ये गलत है। अनुच्छेद 254 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 251 और 254 में प्रावधान है कि केंद्रीय कानून और राज्य के कानून के बीच संघर्ष की स्थिति में केंद्रीय कानून राज्य के कानून पर हावी होता है और राज्य का कानून शून्य हो जाता है। वहीं डी वाले में जो कानून की बात की गई है यह पूर्व संविधान कानूनों के लागू रहने से संबंधित है। ये जो है अनुच्छेद 272 में आता है, 372 में आता है। ये 272 नहीं, 372 में आता है। यानी अनुच्छेद 372 पूर्व संविधान कानूनों के लागू रहने से संबंधित है। तो यहां पर आपका गलत वाला जो कथन है वो है डी वाला। तो आपका सही आंसर होगा तीसरे का डी। चौथा प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अनुच्छेद है, सूची 2 में उनके प्रावधान है। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा चौथे का ए। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? केशवानंद भारतीवाद, साहबानुवाद, मंडलवाद, सबरीमालावाद। देखिए, मंडलवाद जो था ये 1992 में इसका फैसला आया है। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को पिछड़े वर्गों की सूची में किसी भी वर्ग के नागरिकों को शामिल न करने या फिर अधिक शामिल करने या शामिल न करने की शिकायतों की जांच करने के लिए एक स्थायी वैधानिक निकाय का गठन करने का निर्देश दिया और इसी के अनुसार 1993 में 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। बाद में सन 2018 में 102 में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया और अभी वर्तमान में इसको अनुच्छेद 338 बी के तहत रखा गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पांचवें का सी, यानी मंडलवाद। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने
दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में एक ही व्यक्ति की नियुक्ति की सुविधा प्रदान की। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 8वां संविधान संशोधन अधिनियम 1959, 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। देखिए, आमतौर पर प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा छठवें का ए वाला। 7वां प्रश्न है आपका, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? यदि राज्यसभा यह घोषित करते हुए प्रस्ताव पारित करती है कि यह राष्ट्रहित में आवश्यक है, जब इस तरह के प्रस्ताव को उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत प्राप्त हो जाता है। देखिए, अनुच्छेद 312 के तहत संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है यदि राज्यसभा यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित करती है कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक या फिर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। तो राज्यसभा में इस तरह के प्रस्ताव को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित किया जाना आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका दूसरा वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। आपका सही आंसर है 7वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 8वां प्रश्न है आपका, भारत के प्रवासी नागरिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। वे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत होते हैं यदि उन्होंने भारत के संविधान के प्रति असंतोष दिखाया है तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। भारत के प्रवासी नागरिक भारतीय मूल के लोगों और उनके जीवन साथी के लिए उपलब्ध स्थायी निवास का एक रूप है जो उन्हें अनिश्चित काल तक भारत में रहने और काम करने की अनुमति देता है। तो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत होते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, मान लीजिए अगर भारत में उन्हें यहाँ पर काम करने का अधिकार मिल गया और भी अगर मान लीजिए भारत के संविधान के प्रति असंतोष दिखाते हैं या फिर भारत में रहकर किसी शत्रु देश की मदद करते हैं या फिर यहाँ की जो गोपनीय जानकारियां हैं वो लीक करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 8वें का सी, दोनों 1 और 2। 9वां प्रश्न है आपका, मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? वह राज्य का विधित एंड डी यूरे रूप से कार्यकारी प्रमुख होता है। वह राज्य का योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। संविधान द्वारा प्रदान की गई सरकार की संसदीय प्रणाली की योजना में राज्यपाल जो है वो नाम मात्र का कार्यकारी प्राधिकारी डी जूर, राज्यपाल जो होता है नाम मात्र का होता है, विधित का मतलब नाम मात्र का। वहीं जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी होता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाए क्योंकि ये जो विशेषता लिखी हुई है ये राज्यपाल की लिखी हुई है, ना कि मुख्यमंत्री के बारे में। तो ऐसे करके आपका पहला वाला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री के कार्यों में एक कार्य यह भी है कि वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर होगा 9वें का बी, केवल सेकंड। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का उद्देश्य नहीं है? भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता फैलाना, संविधान के तहत प्रदत्त सुरक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना, शिकायतों के संबंधित निवारण के लिए अभ्यावेदन का निवारण करना, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। राज्य पुनर्गठन आयोग इसके द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारियों की सिफारिशों के बाद वर्ष 1956 में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने इस संबंध में संविधान के भाग 17 में एक नया अनुच्छेद 350 भी ऐड किया और संविधान के अनुच्छेद 350 भी के अनुसरण में वर्ष 1957 में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का कार्यालय बनाया गया। और इस आयुक्त का मुख्यालय जो है ये आपके प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है और ये कब बनाया गया? 1957 में बनाया गया है। इसके उद्देश्यों में पहला उद्देश्य ये है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता फैलाना, एक तो पहला उद्देश्य ये है। संविधान के तहत प्रदत्त सुरक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना, दूसरा उद्देश्य ये है। शिकायतों से संबंधित निवारण के लिए अभ्यावेदन का निवारण करना, तो तीसरा उद्देश्य का ये भी है। अब देखिए यहाँ पर तीनों ही उद्देश्य इससे संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी वाला,
यानी उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। तो आपका आंसर होगा यहां पर 10 में का डी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।